नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधे श्याम साहू, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय लोरमी में पदस्थ हूँ। मैं आज आप लोग के समक्ष सामान्य बीमा जनरल इंश्योरेंस से संबंधित अग्नि बीमा विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हूँ। आइए हम देखें बीमा व्यवसाय क्या होता है। बीमा से आशय किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को अथवा उनके संपत्तियों को भविष्य में होने वाली कुछ अप्रत्याशित निर्धारित हानियों से बचाना है। अर्थात बीमा भविष्य में होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं का सुरक्षा है। बीमा जोखिमों के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बीमा जोखिमों के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। बीमा की आवश्यकता जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ही बीमा की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा जोखिम होगा उतने ही हमको सुरक्षा के दृष्टिकोण से तटस्थ रहना होगा। जोखिम मनुष्य के सामने हर युग में रही है, चाहे वह अति प्राचीन युग हो या अति आधुनिक युग हो। जोखिम सदैव जीवन के साथ जुड़ी हुई है। मानव जीवन के साथ पग पग में जोखिम है और हम इस जोखिम से बचने के लिए सदैव सतर्क रहते हैं और सुरक्षा की दृष्टिकोण से हम सुरक्षा लेते रहते हैं। जोखिम का आशय बीमा व्यवसाय को जानने से पहले हमें जोखिम को जानना अति आवश्यक है। जोखिम से आशय अप्रत्याशित किसी प्रतिकूल घटना से है। कोई भी जोखिम अनुकूल नहीं होता। कोई भी घटनाएं, रिस्क की जो घटनाएं हैं वो प्रतिकूल ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि जोखिम सदैव एक प्रतिकूल घटना है जिसके माध्यम से कोई हानि या अनिष्ट होने की संभावना सदैव बनी रहती है। जोखिम से सदैव हानि ही होती है, अनिष्ट ही होती है। हानि की अनिश्चितता जोखिम का सबसे बड़ी विशेषता है। जोखिम को मूलतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है परिकल्पी जोखिम और दूसरा है शुद्ध जोखिम। पहला है परिकल्पी जोखिम। परिकल्पी जोखिम में उन्हें कहते हैं जिनसे हानि या लाभ दोनों की संभावना हो। बाजार भाव की तेजी और मंदी को हम परिकल्पी जोखिम के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इनमें हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। अनेक जोखिमें परिकल्पी ही होती है जिसमें हानि की संभावना और लाभ की भी आशा की जा सकती है। यदि किसी नई किस्म की वस्तु का उत्पादन करें और उसे बाजार में प्रस्तुत करें, तो यदि बाजार में पर्याप्त मात्रा में उसकी क्रेता मिलते हैं, पर्याप्त बाजार उस वस्तु का हमें मिल जाता है, तो एक प्रकार से लाभ की कल्पना है। और यदि पर्याप्त बाजार, पर्याप्त क्रेता हमें प्राप्त नहीं हुई तो हानि की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार नए वस्तु के उत्पादन पर उत्पन्न हुई जोखिम परिकल्पी जोखिम की श्रेणी में माना जाता है। शुद्ध जोखिम वे जोखिम जिनसे केवल हानि होने की संभावना हो, उनसे लाभ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए अग्नि से हानि, चोरी से हानि, दुर्घटना से हानि, ये सभी जोखिमें शुद्ध जोखिम का महत्वपूर्ण उदाहरण है। बीमा की उत्पत्ति एवं विकास। बीमा की उत्पत्ति और विकास का कोई प्रारंभिक इतिहास नहीं है। इस संबंध में यदि हम इतिहास को देखें तो इतिहास में भी कोई इसका प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, किंतु यह माना जाता है कि बीमा का विकास प्राचीन काल में ही हो गया था।
प्राचीन काल में जोखिमों से सुरक्षा देने की अनेक प्रथाएं प्रचलित थी, जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों और नीति शास्त्रों में भी मिलता है। वैदिक साहित्य में बीमा के अर्थ को योगक्षेम के रूप में प्रयुक्त किया गया है। विकास के दृष्टिकोण से बीमा व्यवसाय सर्वप्रथम समुद्री बीमा व्यवसाय के रूप में विकसित हुई, तत्पश्चात अग्नि बीमा व्यवसाय के रूप में विकसित हुई, उसके बाद जीवन बीमा व्यवसाय के रूप में इसका विकास हुआ और अंत में विविध बीमा व्यवसाय का प्रारूप व विकास सामने आया। आइए अग्नि बीमा का इतिहास देखें। विश्व में अग्नि बीमा के प्रारंभ का काल कहीं कहीं पर 14वीं शताब्दी माना जाता है और कहीं कहीं पर 16वीं शताब्दी को माना जाता है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो अग्नि बीमा का इतिहास जर्मनी में सर्वप्रथम विकसित हुआ। जर्मनी में प्राचीन काल में जब किसी व्यक्ति विशेष का जनधन या सामान विशेष, वस्तु विशेष, संपत्ति विशेष का अग्नि से नुकसान हो जाता था तो उस व्यक्ति विशेष को जर्मनी में एक सामाजिक चंदा इकट्ठा करके सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। एक उसकी कहानी है जर्मनी की। लेकिन 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक भीषण अग्निकांड सन 1666 में हुआ। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में सन 1681 में अग्नि बीमा के संदर्भ में फायर इंश्योरेंस ऑफिस की स्थापना हुई और सन 1696 में हैंड इन हैंड नामक एक दूसरा अग्नि बीमा संस्थान स्थापित हुई। इस प्रकार इंग्लैंड में अग्नि बीमा व्यवसाय का कारोबार बढ़ता गया और आगे चलकर सन 1760 में सन फायर अग्नि ऑफिस और सन 1774 में यूनियन फायर ऑफिस की स्थापना हुई। भारत में अग्नि बीमा का कारोबार ब्रिटिश कंपनी सन फायर ऑफिस ने ही सन 1710 में कोलकाता से प्रारंभ किया, लेकिन मूल रूप से भारत में अग्नि बीमा का कारोबार विस्तृत रूप से सन 1825 से प्रारंभ हुई, जब एक ब्रिटिश कंपनी अलायंस ब्रिटिश एंड फॉरेन इंश्योरेंस नामक कंपनी ने अपना यह बीमा का कारोबार मद्रास से प्रारंभ किया। अग्नि बीमा का परिचय। अग्नि मानव जीवन के लिए अमूल्य वरदान भी है और महान संकट भी है। अग्नि पावक के रूप में पवित्र है। अग्नि मानव का मित्र भी है यदि मानव के नियंत्रण में है तो। मानव जीवन में अनेक कार्य अग्नि से पूरे किए जाते हैं और यदि अग्नि मानव के नियंत्रण में नहीं है तो यह केवल एक महान संकट है। जिस किसी स्थान पर अग्निकांड होता है अर्थात वह अग्निकांड अग्नि के नियंत्रण से बाहर होना माना जाता है और उस परिस्थिति विशेष में वहाँ पर केवल अग्नि ही अग्नि दिखाई पड़ता है और परिणाम स्वरूप उस परिदृश्य में केवल कुछ ही पलों में राख की ढेर लग जाती है। अग्नि बीमा का अर्थ एवं परिभाषा। यदि किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के संपत्ति का अग्नि से हानि होती है और इस संदर्भ में यदि उस व्यक्ति विशेष के द्वारा पहले से ही किसी अग्नि बीमा कंपनी के साथ अनुबंध करना जो अग्नि से हानि से बचने के लिए किया गया हो, अग्नि बीमा अनुबंध कहलाती है। अग्नि बीमा कारोबार की परिभाषा भारतीय अग्नि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 में निम्न प्रकार परिभाषित की गई है, जिसमें नंबर फर्स्ट में अग्नि बीमा कारोबार का अभिप्राय किसी अन्य प्रकार के बीमा व्यवसाय से भिन्न रूप में ऐसी हानि के विरुद्ध बीमा अनुबंध करना है जो कि अग्नि के द्वारा अथवा उनसे आनुषंगिक रूप से हुई हो। दूसरा महत्वपूर्ण परिभाषा उक्त बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 में निहित है।
इसमें यह कहा गया है कि उक्त कारोबार, जिस कारोबार के विषय वस्तु के संदर्भ में हम यह परिभाषा कह रहे हैं, उक्त कारोबार में ऐसी हानि के विरुद्ध भी बीमा अनुबंध की जाती है जो अन्य घटनाओं द्वारा होती है, जिसको प्रथानुसार अग्नि बीमा पॉलिसियों की बीमित जोखिम में सम्मिलित किया जाता है। इन दोनों परिभाषाओं को अगर विश्लेषण के रूप में हम देखें तो अग्नि बीमा व्यवसाय भी अन्य बीमा व्यवसाय की भांति एक अनुबंध है जो अग्नि के द्वारा अथवा उससे आनुषंगिक हो, और अग्नि बीमा पॉलिसियों की बीमित जोखिम भी उसमें सम्मिलित हो। अतः हम कह सकते हैं अग्नि बीमा अन्य अनुबंधों की भांति एक सामान्य अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी के द्वारा बीमा कराने वाले व्यक्ति को एक निर्धारित प्रीमियम के बदले एक निश्चित समय विशेष के अंदर बीमित वस्तु या संपत्ति का अग्नि से हानि होने पर क्षतिपूर्ति देने का वचन देता है। यहाँ पर बीमा दाता अर्थात बीमा कंपनी के द्वारा वचन दिया जाएगा बीमित वस्तु के बदले बीमा कराने वाले व्यक्ति को अर्थात बीमाधारी को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा, वो भी एक निर्धारित प्रतिफल व एक निर्धारित समय के अंदर अग्नि से हानि हुई हो तो। अग्नि बीमा की कुछ विशेषताएं। अग्नि बीमा के प्रमुख विशेषताएं, पहला, दो पक्षों का होना। अन्य अनुबंधों की भांति अग्नि बीमा अनुबंध में भी दो पक्ष होंगे। एक पक्ष होगा बीमा अनुबंध करने वाला और दूसरा पक्ष होगा बीमा अनुबंध कराने वाला, अर्थात बीमा कंपनी, और दूसरा, पहला इसका कंडीशन बीमाधारी व्यक्ति जो अपने संपत्ति का बीमा कराना चाहता है। दूसरा है बीमा योग्य हित। इसमें बीमा योग्य हित से आशय, जब हम किसी संपत्ति का बीमा कराएंगे तो उसका बीमा योग्य हित कितना है और उस बीमा योग्य हित से संदर्भित संपत्ति पर अग्नि से हानि की जोखिम कैसा है, इसी के आधार पर उस पर प्रीमियम का निर्धारण होगा और बीमा योग्य हित का भी निर्धारण होगा। व्यक्तिगत अनुबंध। अग्नि बीमा अनुबंध एक व्यक्तिगत व स्वतंत्र अनुबंध है। इसमें हम किसी विशेष दबाव लेकर के या किसी विशेष कानूनी प्रावधान का सहारा लेकर के अनुबंध नहीं कर सकते। वो स्वतंत्र है व्यक्ति अगर अपना संपत्ति का अनुबंध कराना चाहे तो। पूर्ण सद्विश्वास। बीमा का अनुबंध दोनों पक्षों से पूर्ण सद्विश्वास से चलता है। कपट या जालसाजी से यह बीमा व्यवसाय नहीं चल सकता। आश्वासन होना। बीमा कंपनी सदैव बीमाधारी के प्रति अपना आश्वासन देता है और बीमाधारी सदैव बीमा कंपनी को अपना आश्वासन देता है। दोनों एक दूसरे को आश्वस्त करके ही इस अनुबंधों को करते हैं। स्थान ग्रहण का सिद्धांत। बीमा अनुबंध में, बीमा अनुबंध के अंतर्गत अग्नि बीमा अनुबंध में स्थान ग्रहण के सिद्धांतों का भी पालन होता है। स्थान ग्रहण सिद्धांत से आशय इस सिद्धांत से है कि इस सिद्धांत में यदि किसी व्यक्ति की संपत्तियों में आग लग गई और आग लगने के पश्चात बीमा कंपनी उस बीमित राशि से संबंधित क्षतिपूर्ति का भुगतान उस बीमाधारी व्यक्ति को कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उस संपत्ति विशेष के अवशेष पर अधिकार बीमा कंपनी को हो जाता है। अर्थात उस स्थान को, जिस स्थान पर आग लग गई है, विशेष रूप से बीमा कंपनी अधिग्रहित कर लेती है। ये स्थान ग्रहण का सिद्धांत कहलाता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए दायी है और बीमाधारी व्यक्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। दोनों के दृष्टिकोण से क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा। बीमा की अन्य विशेषताएं। अग्नि बीमा के संदर्भ में अग्नि बीमा की अन्य विशेषताएं। अग्नि बीमा में अग्नि का एक विशिष्ट अर्थ होता है, अर्थात यहाँ पर अग्नि के रूप में ज्वाला निकलना निहित माना गया है। अग्नि के द्वारा हानि होने पर बीमा संस्था के ऊपर क्षतिपूर्ति का दावा हो।
यदि अग्नि के द्वारा हानि हुई है तो बीमा संस्था के ऊपर बीमाधारी व्यक्ति अपना क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है। अग्नि से हानि आकस्मिक रूप से हुई हो, बीमा अग्नि अनुबंध में या अग्नि बीमा अनुबंध में हम अग्नि से हानि आकस्मिक रूप में माने, किसी कपट या छल या जानबूझकर के संपत्ति को अग्नि से नष्ट करना अग्नि बीमा अनुबंध का अंग नहीं माना जाता है। बीमादाता उन समस्त हानियों की पूर्ति करने के लिए दायी रहता है जिसका कारण अग्नि हो। अगर पूर्व अनुबंध में अग्नि बीमा अनुबंध है तो बीमा कंपनी के द्वारा उस बीमाधारी व्यक्ति के समस्त हानियों की पूर्ति करने के लिए दायी होगा यदि उसकी बीमित धनराशि के अंदर क्षतिपूर्ति हो तो। यदि बीमित राशि से अधिक की क्षतिपूर्ति है तो उस संदर्भ में बीमित राशि के बराबर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी मानी जाएगी। आग बुझाने की कार्यवाही के कारण हुई हानि हो, यदि अग्नि बीमा अनुबंध है और आग बुझाने के कारण कोई हानि हुई हो तो उस हानि का भुगतान भी बीमा कंपनी के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। अग्नि बीमा में भौतिक एवं आचारिक संकट। अग्नि बीमा के संदर्भ में संकटों का सम्यक आकलन करना आवश्यक होता है। इस कंडीशन में हमको ये देखना होता है कि संकट किस प्रकार से है, क्योंकि इन्हीं संकटों की संभावना व मात्रा के आधार पर अग्नि बीमा प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। मुख्यतः अग्नि बीमा के संदर्भ में संकट को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है भौतिक संकट और दूसरा है नैतिक या आचारिक संकट। फर्स्ट है भौतिक संकट। भौतिक संकट के संदर्भ में सामान्यतः प्रस्ताव में दी गई सूचनाओं से प्राप्त जानकारी के अनुरूप बीमा के लिए प्रस्तावित विषय वस्तु जैसे कि मकान, कारखाना, दुकान, स्टॉक, गोदाम, आवासीय गृह, देवालय, विद्यालय आदि का सम्यक विश्लेषण करना होता है। बीमा कंपनी इन सभी स्थितियों में बीमा अनुबंध करने के लिए इन सब का भौतिक परीक्षण, भौतिक सत्यापन करना चाहता है। सर्वप्रथम इसमें हम देखें निर्माण की कंडीशन। भौतिक संकट के अंतर्गत निर्माण के संबंध में यह देखा जाता है कि मकान की दीवारें और छत किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है, अर्थात उसमें अग्नि से हानि या अग्नि से जोखिम की परिस्थितियां क्या है, कितनी संभावना है जोखिम का, और साथ ही मकान पुराना है या मकान नया है, मकान में और अन्य सामग्री किस प्रकार से हैं और किसके बने हुए हैं। यदि मकान फायर प्रूफ सामग्रियों से निर्मित हो, मकान में आग बुझाने के यंत्र लगे हो तो उसका भौतिक संकट कम होगा। इसके विपरीत यदि मकान फायर प्रूफ सामग्रियों से नहीं बना है और न ही मकान में आग बुझाने के अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं तो इसका भौतिक संकट अधिक होगा। दूसरा इस कंडीशन आएगा भौतिक संकट में स्थिति, लोकेशन। भौतिक संकट को आंकने के लिए मकान की स्थिति पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में यह देखा जाता है कि मकान किस क्षेत्र में, किस स्थान पर और किस प्रकार से स्थित है। यदि मकान बहुत घनी बस्ती में है और वहाँ पर विस्फोटक वस्तुएं बनाने वाले कारखाने हैं, पेट्रोल की टंकियां हैं, गैस कंपनी के अति निकट है, तो ऐसी स्थान पर भौतिक संकट अधिक होगा। और यदि इन परिस्थितियों के विपरीत स्थिति में मकान है तो भौतिक संकट कम होगा। जहाँ पर फायर ब्रिगेड की सुविधा तत्काल उपलब्ध हो सके,
वहाँ पर भौतिक संकट कम होगा, लेकिन जहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँचने की तत्काल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है वहाँ पर भौतिक संकट अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश व ताप। परिस्थिति विशेष के आधार पर कारखाना और भवनों में बिजली, गैस आदि का काफ़ी प्रयोग होता जा रहा है। यदि इन परिस्थितियों में प्राकृतिक प्रकाश का प्रयोग अगर हम अधिक मात्रा में करते हैं तो भौतिक संकट कम होगा। इसके विपरीत यदि हम कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो इससे भौतिक संकट अधिक होगी। बिजली की लाइनों में खराबी हो, बिजली कहीं से लीक करती हो, कहीं शॉर्ट सर्किट होती हो, बिजली के तारों का किसी अन्य वस्तु से स्पर्श होना भौतिक संकट को अधिक बढ़ाता है। इसलिए कहा जाता है कि मकान में या कारखाना में या कहीं विशेष विद्यालय, आवासीय गृह में प्राकृतिक प्रकाश पहुँचने की पर्याप्त सुविधाएं हो ताकि अग्निकांड से बचा जा सके और कम से कम कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग किया जाए। इसके बाद आता है नैतिक या आचारिक संकट। नैतिक या आचारिक संकट से आशय एक ऐसे संकट से है जिसमें आचारिक संकट वास्तव में मानव स्वभाव के द्वारा उत्पन्न संकट हो। यह संकट आकस्मिक संकट नहीं है, जैसे कि किसी मकान, गोदाम या कारखाने में अन्य व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर शत्रुता के कारण आग लगाई जाती है तो इसे आचारिक संकट के नाम से जाना जाएगा। इसमें मानव विशेष के स्वभाव, उसके आचरण के कारण जो संकट उत्पन्न होता है वही नैतिक या आचारिक संकट कहलाती है। इसके अंतर्गत हम पॉइंट वाइज अगर देखें तो पहला है बदनीयत व बेईमानी की दृष्टिकोण। यदि बीमादार स्वेच्छा से बदनीयत की दृष्टिकोण से आग लगा दें, बेईमानी की दृष्टिकोण से स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेकर के मकान में आग लगा दें तो ये नैतिक संकट या आचारिक संकट का स्वरूप माना जाएगा। जानबूझकर संपत्ति को आग लगाना, अधिक लालच की दृष्टि से संपत्ति पर आग लगाना और शत्रुता की भावना से निहित होकर अन्य की संपत्ति पर आग लगाना नैतिक या आचारिक संकट का स्वरूप माना जाता है। और अंत में लापरवाही व गैर जिम्मेदार के रूप में कार्य करना। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां निर्मित होती है कि बीमाधारी व्यक्ति लापरवाही पूर्ण कार्य करता है या अपनी संपत्ति के लिए जिम्मेदारी निर्वहन नहीं करता, गैर जिम्मेदार के रूप में अपना व्यवहार करता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी नैतिक या आचारिक संकट माना जाएगा। नैतिक या आचारिक संकट के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि बीमा व्यवसाय या अग्नि बीमा व्यवसाय के संदर्भ में हम मूल रूप से भौतिक संकट व फिजिकल हैजार्ड से रिलेटेड व्यवस्था अपनी स्थान विशेष पर बना करके चलते हैं, लेकिन नैतिक या आचारिक संकट की कल्पना नहीं किए रहते हैं और कहीं कहीं पर यही संकट हम पर भारी पड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।